नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं पुतिन के भारत की यात्रा का। हम सब समझ रहे हैं कि भारत और रूस कितनी स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने रशिया के अलावा भी विश्व के दूसरे जो हथियार सप्लायर ग्रुप हैं या फिर जो दूसरे प्रोजेक्ट हो सकते हैं या फिर मैं कहूँ कि दूसरे देशों को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसमें राफेल नंबर 1 पर है। कुछ हमने अमेरिका से हथियार खरीदे, कुछ रशिया से हथियार खरीदे। रशिया से हम खरीदते ही थे, हमने फ्रांस से हथियार खरीदे। हम कुछ ट्रीटियाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहे हैं और अब हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, खासतौर से डिफेंस पार्टनरशिप में विश्व के दूसरे कंट्रियों के साथ मिल रहे हैं। अब जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूं कि देखिए, एक बात तो है कि भारत को डिफेंस सप्लायर बनना पड़ेगा। भारत इंपोर्टर बनकर नहीं रह सकता। भारत के इंपोर्टर दो चीजों का इंपोर्ट, एक तो डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट और दूसरा तेल का इंपोर्ट। इसने ही भारत को पिछले 75 वर्षों में बर्बाद करके रखा। 75 वर्षों में जिस पर हमें काम करना था वो 3 विषय थे, केवल 3 विषय थे जिन पर हमें काम करना था। हम 4 भी कह सकते हैं। 3 विषय में सबसे पहला डिफेंस का मामला था। वो डिफेंस के मामले में इक्विपमेंट बनाना, सैटेलाइट बनाना, विश्व के और बाकी जो चीजें हैं वो फाइटर जेट और सारे नेवी के इक्विपमेंट और ये सब बनाना और जहाज बनाना, फाइटर जेट बनाना, ये सब हमारे में शामिल होना चाहिए था। तो सबसे पहला काम डिफेंस का होना चाहिए था जिसमें हम आत्मनिर्भर बने। दूसरा काम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का था। लोगों को आप पैसे मत दीजिए, लोगों को आप दवा मत दीजिए, लोगों को आप अस्पताल मत दीजिए, लोगों को फैसिलिटी दीजिए। भारत मांग रहा है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए। भारत के लोगों में पुरुषार्थ है और वो पुरुषार्थ के माध्यम से कमा लेंगे और सिस्टम बना लेंगे। अगर देना ही है तो फिर आप जितने चाहो उतने नोट छाप लो, रिजर्व बैंक आपकी है, जितने छापो उतने दे दीजिए जाके और अर्जेंटीना बन जाइए और फिर आप मंदी की उस कगार पर आ जाइए कि आप बर्बाद हो जाए और फिर आपको इंसॉल्वेंसी में जाना पड़े। बांटना उपाय नहीं है, उपाय है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देना। उपाय है लोगों की मदद करना, लोगों को लॉजिस्टिक देना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन बढ़े और लोग अपने आप कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काम नहीं किया, हमने डिफेंस के इक्विपमेंट पर काम नहीं किया और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो एजुकेशन पर, भारतीय एजुकेशन पर हमने काम नहीं किया। जिन विषयों पर हमें काम करना चाहिए था उस पर हमने काम न करके हमने फ्री बांटना, लोन देना, लोन माफ करना और फिर लोगों को, गरीब को और गरीब बनाना, हिंदू मतलब उसको जाति के आधार पर स्थापित करना, जातियों को लड़ाना, क्षेत्र के आधार पर लड़ाना और वो अंग्रेजी पॉलिसी जारी रखी। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि भारत की दशा क्या है। लेकिन पिछले 10-12 साल में भारत ने जिस प्रकार से प्रोग्रेस की है और जो पायदान चढ़ने शुरू किए, 11वें से हम तीसरे और चौथे पर आ गए और डिफेंस के मामले में भी अब हम रशिया को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ गए। डिफेंस का मतलब केवल इक्विपमेंट बनाना नहीं। आज की तारीख में हमने विश्व भर से जो डिफेंस के इक्विपमेंट खरीद कर रखे हैं, जो हमने अपनी डिफेंस का सामान तैयार करके रखा है और जो हम इन्वेस्टमेंट डिफेंस में करते हैं हमारे सैनिकों को, और सारी आफ्टर ऑल अगर कैटेगरी की जाए तो हम हथियार बनाते हो ना बनाते हो, लेकिन विश्व में लड़ने के उद्देश्य से अगर काउंट किया जाएगा तो हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं। कभी कुछ लोग चौथे और 5वें पर भी बताते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर आ गए। कुछ देशों के पास ही जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है। आज ही हमने एक और परीक्षण करके ये बात साबित कर दी है कि हम अब जो प्लेन है, जो जेट या फाइटर प्लेन हमारा क्रैश हो जाता है या खराब हो जाता है, सेफली पायलट को नीचे कैसे उतारा जाए, सेफली उसको रेस्क्यू कैसे किया जाए, ये विश्व के 2-3 कंट्रियों में ही ये टेक्नोलॉजी है जो हमने आज विकसित की है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है कि हम सोवियत रूस से बहुत प्रभावित रहे। सोवियत रूस कौन सा? सोवियत रूस की जब मैं बात करता हूं तो रशिया की बात नहीं कर रहा हूं, सोवियत रूस की बात करता हूं तो मैं कम्युनिस्ट रूस की बात करता हूं। भारत को कम्युनिस्ट बनाने के लिए उस समय की रशिया ने बड़ा प्रयास किया और भारत के प्रधानमंत्री, आपको मैं एक बात बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी विद इन इंडिया, यानी कि वाम मोर्चा विद इन कांग्रेस, ये आपको याद होगा कि 1928 का जिस समय प्रदर्शन चल रहा था, लाला लाजपत राय उस समय मारे गए थे, तो नेहरू जी लखनऊ में वाम मोर्चे का प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के वाम मोर्चे का।
यानी कि नेहरू जी कम्युनिज्म से बहुत प्रभावित थे और कम्युनिज्म के चक्कर में वो रशिया के खेमे में चले गए थे और रशिया में जाने के बाद वहां से इक्विपमेंट दादा 5 इयर्स पॉलिसी लाना और ये सब हमने करना शुरू कर दिया। वो अच्छा था खराब था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ वो वहां इसलिए गए क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री था और कम्युनिज्म उनको बहुत अच्छा लगता था, वामपंथ उनको बहुत अच्छा लगता था। यही कारण था कि भारत का सेटअप उस समय वामपंथियों के आधार पर बना, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे सेकुलरिज्म की बात करें, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट की, चाहे 5 ईयर प्लान्स की, या कोई भी बात उस समय थी वो रशिया के प्रभाव में थी, सोवियत रूस के प्रभाव में थी, यानी कि कम्युनिस्ट प्रभाव में थी। वही हमने स्कूलों का सिलेबस और वो सब बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 1991 आते आते रशिया और सोवियत रूस टूट गया। सोवियत रूस के टूटने के बाद अब रशिया बचा। रशिया के साथ अब संबंध स्थापित करने थे, यही काम था। तो पहला जो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ वो शुरू किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने कहा रशिया से हम टेक्नोलॉजी लेंगे। रशिया कमजोर हो चुका था, रशिया के टुकड़े हो चुके थे और रशिया अब नया एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स का कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट CIS जिसको कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का एक नया फॉर्मूला ले आया था। लेकिन यूक्रेन उसमें शामिल नहीं हुआ था, पहले बेलारूस भी शामिल नहीं हुआ था। यूक्रेन एक अकेला कंट्री था जो उससे बाहर था CIS से। अमेरिका की कोल्ड वॉर की नीति में अगर कोई अमेरिका के काम आया तो वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन आया, जो कि उनका इंजन हुआ करता था। क्योंकि रशिया की खास बात यह है कि वो यूरेशिया है, उसका थोड़ा हिस्सा यूरोप में है लेकिन बड़ा हिस्सा उसका एशिया में है। लेकिन यूक्रेन जब उनके पास था तो इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि वो पूरे यूरोप को कब्जा किए हुए, मतलब पूरे यूरोप पर नजर रखे हुए। इसलिए उसने अपनी ज्यादातर फैक्ट्रियां, ज्यादातर इक्विपमेंट, ज्यादा जो ब्रेन था रशिया का, यूनाइटेड मतलब सोवियत रूस का, वो उसने वहां पर स्थापित करके रखा था। अब जब वहां राष्ट्रपति ऐसा बैठ गया तो उसने उल्टे सीधे उधम मचाने शुरू कर दिए, रशियंस को मारना शुरू कर दिया, रशियंस को निकालना शुरू कर दिया, रशियंस के खिलाफ गलत तरीका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो रशिया का स्वाभाविक है कि एक जो नाटकीय व्यक्ति है, जो नाटककार है, जो अभिनेता है, जिसको जो नेता नहीं है लेकिन अभिनेता है, अभिनय में करना जानता है, उसको उसने पूरा देश झोंक दिया। रशिया नहीं चाहता था, वो कह रहा मैं ये नाटो में जाऊंगा। अच्छा, अब वो नाटो में जाने के लिए परेशान था। रशिया ने नाटो के लायक उसको नहीं छोड़ा। अब नाटो अगर उसको ले भी लेगा तो क्या करेगा, नाटो के लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि नाटो की भी जो नजर थी वो थी इक्विपमेंट पर, वो थी लेबोरेटरीज पर। वो सब हो गया, उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया और उसको खत्म कर दिया। अभी भी यूक्रेन मानने को तैयार नहीं, लेकिन वो जाना नाटो में चाहता था, इसलिए नाटो को समस्या होना स्वाभाविक है। अब मजे की बात यह है कि नाटो को समस्या हो क्या रही है, यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने जो ट्रीटी अब की है फरवरी 2025 में नाटो इसके साथ, रशिया के साथ हमने एक ट्रीटी की। फरवरी 2025 में रेलोस समझौता हुआ, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट। अब ये जो रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात हमने कही है दोनों तरफ से, वो बड़ा खतरनाक है। मैं ये भी बताऊंगा कि उसके बाद इन्होंने क्या किया। उससे पहले हम रशिया ने हमारे साथ, मतलब रशिया हमारा पार्टनर है, उसने हमें वो दिया। मजे की बात यह है कि भारत ने आत्मनिर्भर होने की बजाय रशिया का दामन थाम कर रखा था। आज की जो मोदी जी की सरकार है उसने रशिया के साथ भी एक समझौता अभी हाल ही में निरस्त किया था। आप सोचिए कि हाल ही में एक समझौता निरस्त किस लिए किया था, क्योंकि जो फाइटर जेट हम बनाने जा रहे थे या उनसे खरीदने जा रहे थे, वो फाइटर जेट के मामले में वो हमको टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं था। भारत सरकार मोदी जी के आने के बाद एक बात पर दृढ़ है कि हम जिससे सामान खरीदेंगे उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। आज हम कुछ इक्विपमेंट बने बनाए खरीद सकते हैं, लेकिन हम भविष्य में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। 2010 में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA, 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रहे हैं। FGFA जो कि
पांचवी जनरेशन के थे। 2010 में यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर हम संयुक्त विकास का समझौता कर लिया, लेकिन 2018 में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के समस्याओं के कारण भारत ने इससे हटने का फैसला कर लिया। फिर भी सहयोग का दायरा तो हमारा चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह आती है कि मोदी जी की सरकार की एक खास बात है कि बैठने के बाद विश्व के सभी कंट्रियों के साथ, चाहे वो जो भी हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत प्रथम। और यही कारण था कि आप सोच लीजिए कि 2010 तक हम रशिया का 70% डिफेंस खरीदते थे, मतलब हमारी डिफेंस की निर्भरता 70% रशिया पे थी। आज की तारीख में वो मोदी जी के आने के बाद 45% पर रह गई, यानी कि 55% चीजें या तो हम खुद बनाने लगे हैं और हम दूसरों को सप्लाई भी करने लगे हैं, और या फिर हम दूसरे भी टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो दूसरे जहाज हो, या फिर हमारे पास पनडुब्बियों का मामला हो, या हमारे पास डिफेंस सिस्टम की बात हो। हम इजराइल से भी दोस्ती करे हुए हैं, इजराइल से भी इक्विपमेंट ले रहे हैं, हम फ्रांस से ले रहे हैं, विश्व में जहां हमें बेस्ट और सस्ता मिल रहा है हम उससे ले रहे हैं। हम किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, हमने 70% से घटाकर 45% अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ले आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रशिया से खरीदना कम कर दिया है तो हमने रशिया की मदद नहीं करनी। रशिया ने जो हमारे ऊपर एहसान किए हैं, खास तौर से 1971 के वीटो, 1971 में जब बांग्लादेश वाला मामला था तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण पश्चिमी देशों के बहकावे में हुआ था और वो हमेशा पश्चिमी देशों के बहकावे में ही काम करता रहा, इसलिए उस समय जब पाकिस्तान का गृह युद्ध चल रहा था और भारत उसमें कूदना पड़ा दूसरे शब्दों में कहिए, तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका और चाइना एक हो गए। अमेरिका ने युद्धपोत भेज दिए हिंद महासागर में। उस समय हमारे खिलाफ यूएन रेजोल्यूशन आया, रशिया ने वीटो इस्तेमाल किया था। हमारे ऊपर उनका बड़ा एहसान है, 1971 में उन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया था, हमारे लिए किया था। दूसरी बात, उन्होंने अपने युद्धपोत भी हिंद महासागर में भेजकर अमेरिका को कहा था कि अगर कुछ नुकसान होगा तो फिर हम भी आ रहे हैं, भारत के प्रति नहीं हो सकता। भारत को लैंडलॉक करने की कोशिश की गई थी, भारत को लॉक करने की कोशिश की गई थी। चाइना तो वैसे ही विस्तारवादी एक तरफ बैठा था, उधर अमेरिका भी आ गया था। तो ऐसा कई बार हुआ है जब हमारे मामलों में रशिया ने आंख बंद करके हमारा सपोर्ट किया है, तो हमने डिफेंस इक्विपमेंट की निर्भरता उन पर कम करके आत्मनिर्भर होना शुरू कर दिया है। हम अब ब्रह्मोस बना रहे हैं, हम फाइटर जेट्स बनाने लगे हैं, हम पनडुब्बियां बनाने लगे हैं। हम अभी 2 दिन पहले ही हमने एक आईएनएस बनाकर अपना प्योर स्वदेशी कर दिया। यहां तक कि हम सैटेलाइट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के माध्यम से स्काई रूट को हमने इलस्ट्रेशन देखा, उससे बनाने लगे। और डिफेंस का जो रास्ता है, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारत सरकार ने अब खोल दी है और उन्होंने कहा आप आइए हमारे यहां बनाइए और विश्व को बेचिए, हमें कोई समस्या नहीं, हम सस्ती लेबर देंगे। एचएएल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई एक विदेशी कंपनियों की, जैसे रशिया की ही है। रशिया बहुत सारी चीजें एचएएल लाइसेंस लिए हुए है, S-400 और बाकी के लाइसेंस हम लिए हुए हैं, और उन लाइसेंसों के माध्यम से हम वो चीजें बना रहे हैं। लाइसेंस का मतलब है कुछ रॉयल्टी हमको देनी पड़ती, टेक्नोलॉजी उन्होंने हमको दे दी है। हम उनके पेटेंट कॉपीराइट को ध्यान में रखते हुए, उनकी मदद लेते हुए हम वो इक्विपमेंट बनाने लगे। तो कुल मिलाकर भारत सरकार आज की आत्मनिर्भर हो रही है, और अब हम केवल आत्मनिर्भर नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम विश्व के दूसरे देशों को भी इक्विपमेंट सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में रशिया का नुकसान नहीं होने देंगे, तो हमने उनसे सस्ता तेल खरीदने की बात कर ली, और उनका तेल जब पूरे विश्व ने उनके ऊपर लगभग निर्भरता खत्म करने की बात की, तो हमने उनसे अनकंडीशनल तेल खरीदना शुरू कर दिया। हमें आधे दामों में मिला, हमें तो भैया बढ़िया है। हालांकि उसको लेकर अमेरिका ने, पश्चिमी देशों ने बहुत भाई बेला किया। उसके बाद एस जयशंकर ने उन पर जवाब भी दिए थे कि भैया आप पहले यूरोप को समझाइए, यूरोप उनसे क्यों खरीदता है सामान। डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा गया कि भाई आप भी देख लिए, आप भी रेयर मेटल्स उनसे लेते हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पुतिन के साथ बैठ लिए और पुतिन के साथ बैठकर समझौता को यूक्रेन के मामले में करने की पहल आगे बढ़ा दी। फिर बाद में यूक्रेन पे ही वो खुद भड़क पड़ा, क्योंकि यूक्रेन का जेलेंस्की मानने वाला नहीं, वो पॉलिटिकल व्यक्ति है नहीं, उसको मालूम नहीं है कि देश को कैसे बचाना है, कैसे कठिन मोड़ पर निकाला जाता है। वो तो केवल युद्ध कर लो, लड़ लो। एक कमजोर बच्चा अगर पहलवान के सामने ज्यादा गर्मी दिखाएगा और युद्ध लड़ने की बात जबरदस्ती करेगा, तो पहलवान क्या करेगा? पहलवान के सामने तो चालाकी से, होशियारी के साथ वो समय टालना होता है, और वो टालने के बाद जब तुम भी पहलवान हो जाना तब लड़ लेना।
लेकिन ज़ेलेंस्की वो शकरुल्ला था जो कि लड़ाई तो छोड़ दीजिए, वो सोच भी नहीं सकता था कि आखिर परिणाम क्या होने वाला है और विश्व की का दृष्टि क्या होनी। उसने कह दिया नाटो। अब नाटो के विरुद्ध, मतलब नाटो एक तरफ, नाटो बना ही रशिया के लिए, ये दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि नाटो रशिया के लिए बना है। अब नाटो अगर रशिया के लिए बना है और भारत ट्रीटी कर लेगा रशिया के साथ, वो अभी निचले सदन से वो अनुमोदन भी करवा के रिलोस का करके आए हैं। रिलोस का मतलब मैंने जैसे कहा कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी लॉजिस्टिक्स को लेकर है और सपोर्ट को लेकर है। ये युद्ध के समय पर भी, जब हम ज्वाइंट युद्ध कर रहे होंगे किसी से तब भी, और इसके अतिरिक्त उनके यहां अगर कोई समस्याएं होंगी, समस्याओं से मतलब है कि अगर कोई ऐसा विषय आ जाता है जहां पर लॉजिस्टिक्स की जरूरत है या उनको मदद की जरूरत है या उनको सपोर्ट की जरूरत है या और कोई किसी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत है, तो उस सपोर्ट के लिए भारत सरकार उनको अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो रशिया का या सीआईएस का, सीआईएस को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट लाइकली टू बी, वो उस समय का सोवियत रूस है। सोवियत रूस इसलिए है क्योंकि अब उनकी सरकार, ये जो कंट्री अलग हुए थे जिनको कोल्ड वॉर में अमेरिका ने तोड़ा था, वो कंट्री इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो ऑटोनॉमस हैं, लेकिन डिफेंस के मामले में संयुक्त हैं, डेवलपमेंट के मामले में संयुक्त हैं और विश्व से लड़ने के मामले में संयुक्त है। अगर एक तरफ नाटो है तो दूसरी तरफ सीआईएस है। अब ये जो सीआईएस उनका बना हुआ है उसमें भारत शामिल हो रहा है। एक तरफ तो भारत ब्रिक्स का मामला आता है, वो भाई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ डिफेंस की पार्टनरशिप है। अब रशिया जिसको अमेरिका गलत नजर से देखता है या फिर वो बैलेंस ऑफ पावर को नहीं देख पा रहा, बैलेंस ऑफ पावर नहीं चाहता, बैलेंसिंग नहीं चाहता उनके साथ, वो पूरे विश्व पर शासन करना चाहता है, अपनी इकोनॉमी की ऐसी तैसी वो करवाए पड़ा है। रशिया की उसने ऐसी तैसी इकोनॉमी की करवाई थी जब ये सीआईएस बनाया गया या फिर सोवियत रूस तोड़ा गया। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ नाटो है और दूसरी तरफ नाटो के विरुद्ध अगर कोई खड़ा है तो वो रशिया खड़ा है, और रशिया के साथ अगर भारत मिल गया, भारत अगर कोई सैन्य समझौता कर लेता है तो ये समझौता दोनों को सैन्य रसद सहायता की सुव्यवस्था देता है, संयुक्त अभियानों में साथ देता है, एक दूसरे को प्रशिक्षण देता है, मानवीय सहायता की बात करता है, आपदा राहत के प्रयासों के दौरान लंबी दूरी के मिशनों को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन भी करता है। सैन्य सुविधाएं कहां तक पहुंचेंगी? दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, देखिए दोनों सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, हवाई क्षेत्रों, बंदरगाहों, आपूर्ति बिंदुओं का उपयोग, ईंधन भरने, रखरखाव, आपूर्ति फिर से भरने का, चिकित्सा सहायता या फिर ट्रांजिट, पारगमन जिसको कहते हैं, ट्रांजिट और आवाजाही मूवमेंट जैसी जरूरतों को साझा करेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि रशिया का अगर किसी से युद्ध चल रहा है तो क्या वो भारत का इस्तेमाल करेगा? ऐसा नहीं। दोनों मिलकर अगर कोई युद्ध कर रहे होंगे तो एक दूसरे के साथ हम सहयोग करेंगे और हम इस ट्रीटी के माध्यम से दोनों कंट्रियों का एक साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि रशिया डिफेंस, हिंदुस्तान डिफेंस के मामले में रशिया के पैरेलल खड़ा हो रहा है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद पुतिन को भी यह बात पता लग गई, रशिया को भी यह बात पता लग गई कि भारत डिफेंस के मामले में अब विश्व में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर भारत जो जिस स्ट्रेटेजी पर चल रहा है राजनाथ जी के आने के बाद, और भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत ने 500 प्रकार की चीजें इंपोर्ट करने से मना कर दिया है या उनका डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, और खासतौर से भारत अब एक्सपोर्टर बनने लगा है। विश्व के कई कंट्रियों के साथ हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। मोदी जी जहां कहीं भी जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात स्पेशली कहते हैं और ये कहते हैं कि देखो हमारे इक्विपमेंट कितने अच्छे हैं, आप खरीद सकते हैं, सस्ते भी हैं संसार में, हम आपको देंगे, और उनके साथ हमारी पार्टनरशिप भी हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत उस रास्ते पे आ गया, तो बहुत समय नहीं लगेगा, 5-7 साल में ही भारत विश्व के ये जो डिफेंस इक्विपमेंट बेचने वाले कंट्री हैं उसकी कैटेगरी में आने वाला है। उसकी कैटेगरी में अगर आ जाएगा तो अब सवाल ये पैदा होगा कि भारत सैन्य शक्ति के माध्यम से या सैन्य शक्ति का जो उसका प्रभाव है, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रभाव है, डिफेंस इक्विपमेंट का प्रभाव है, सैटेलाइट का जो प्रभाव है, या फिर मैं कहूं कि एंटी डिफेंस सिस्टम का जो प्रभाव है, नेवी का जो प्रभाव है,
ये सब भारत बढ़ा रहा है। मतलब साफ है कि अब विश्व का कोई भी उस समय का या आज का दूसरा बड़ा कंट्री उसके साथ हाथ मिला लेता है और वो एक दूसरे के साथ रक्षा समझौता कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम दोनों मिलकर ही करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमला संसार में हमारे पर माना जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा कष्ट होने वाला था नाटो को। दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान ने अभी सऊदीया के साथ रिसेंट समझौता किया। सऊदीया के साथ समझौते में पाकिस्तान ने यह बात कहलवा ली कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करता तो यह माना जाएगा कि सऊदीया के ऊपर हमला करता है। अब सऊदीया तो अमेरिका के खेमे में है और नाटो के खेमे में है, तो फिर रशिया भारत का मिलना ये नाटो के विरुद्ध चला जाता है। यूक्रेन को खटकेगा 100%। और जब ये नाटो के विरुद्ध चला जाता है, यूक्रेन को खटके, तो आप समझ लीजिए कि अब इनके पेट में मरोड़ उठना स्वाभाविक है। उसका परिणाम क्या निकला कि जब पुतिन जी भारत में आ रहे हैं और 23वें सम्मेलन के लिए आ रहे हैं, हमारी उनके साथ जो रेलोस को भी वो वहां रेक्टिफाई करके आए हैं, यानी कि हम दोनों अब डिफेंस के मामले में ज्वाइंट हो गए। ऐसी परिस्थिति में विश्व के 3 देशों ने, जो भारत में जिनके राजदूत हैं, इन दोनों ने एक सवाल खड़ा कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया या एक नेशनल, नाम लेना ठीक नहीं है, नेशनल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल किसी सिंगल व्यक्ति ने नहीं लिखा। कोई सिंगल व्यक्ति आर्टिकल लिखता तो मैं समझता हूं कि भाई ये बात समझ में आती है कि भाई सिंगल व्यक्ति को ये बात समझ मतलब उसको कष्ट है, उसने अपना विचार लिखा। 3 देशों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा। आप सोच सकते हैं 3 देश मिलकर आर्टिकल लिखेंगे? 3 देश मिलकर आर्टिकल तभी लिख सकते हैं जब वो 3 देश के दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं भैया, हमने तो ये जो भारत है वो अब गलत दूसरे रास्ते पर चला गया, और वो पहले से विचार करके इस बात को कहें। यानी कि वो तीनों कंट्री एक साथ, यूरोप के कंट्री हैं, एक साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखें। इसका मतलब है वो 3 देश कह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यूरोपियन यूनियन ये कहना चाहती है। 1 दिसंबर को जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन, फ्रांस के राजदूत थीरी मिथोउ और ब्रिटेन के उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं फिर से भूल गया, एक नेशनल न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल पुतिन के खिलाफ लिख दिया। पुतिन के खिलाफ आर्टिकल में उन्होंने लिखा क्या? उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन की इस बदहाली का कारण पुतिन है और पुतिन विश्व भर में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। 3 साल से आपने यूक्रेन को तबाह करके रखा। अब यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन का मामला, भाई भारत का क्या है? भारत के प्रधानमंत्री ने तो अभी कहा था कि भाई युद्ध और बुद्ध में से एक चुनो, हमने बुद्ध चुना है और सबको बुद्ध चुनना चाहिए, युद्ध नहीं चुनना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री तो सीधे सीधी बात कर रहे हैं। लेकिन भाई रशिया और यूक्रेन का पुराना मामला है, 100 साल पुराना मामला है, उसको भारत से क्या लेना देना? भारत अपने प्रोग्रेस देखे या उनको देखे? भारत अपना विकास देखे, उनका देखे। जेलेंस्की लगातार, मतलब मोदी जी तो आपको याद होगा कि मोदी जी 12 घंटे सफर करके ट्रेन से वहां गए थे उससे मिलने, बात करने, और जैसे ही मोदी जी पलटकर वापस आए तो वो कहता है कि ये सब मोदी जी की वजह से ही है और ये भारत अगर पहले होता तो ऐसा ना कर लेता और भारत क्या कर लेगा और ये वो सब उसने बयान दे दिया। पागल आदमी, मतलब उसको पॉलिटिकल है नहीं तो उसने पागल, तो भाई भारत क्यों उसमें किसी की टिंगी में टांग अड़ाएगा? भारत ने प्रयास तो किया कि भाई शांति बनी रहे। लेकिन आप अगर हमको रिगार्ड नहीं करेंगे तो हम आपको क्यों करने वाले? अपनी किस्मत पे जाओ, मरो जियो, क्या लेना देना है? हम रशिया के साथ 2 कदम आगे बढ़ गए हैं, उसको पीछे नहीं हटा सकते। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी देखा जा सकता है कि उधर डोनाल्ड ट्रंप लगातार पैपे कर रहे हैं, तो अभी हमने बता दिया कि भाई रशिया के साथ हम 4 कदम आगे बढ़ने वाले हैं। ये अलग बात है कि एक्सक्लूसिव रशिया नहीं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमारी आत्मनिर्भरता के लिए रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका हमको लाभ मिलना चाहिए। हम ज्वाइंट इक्विपमेंट बनाएंगे, हम यहां पर फैक्ट्री डालेंगे, हम न्यूक्लियर पावर के रूप में भी एक दूसरे का विकास करेंगे, साथ देंगे। वो हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। जिन मामलों में टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है हम उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, विश्व के किसी कंट्री के साथ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका हमको कभी टेक्नोलॉजी नहीं देता तो हम उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करते हैं। जो हमें टेक्नोलॉजी देगा उसके साथ। मोदी जी का बिल्कुल साफ इशारा, 2010 का एग्रीमेंट अगर रशिया का हम तोड़ रहे हैं तो इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। देखिए, आप हमें बेचना चाहते हैं बेचें, ना बेचना चाहते हैं मत बेचें, हम अपनी खुद ही R&D करवा लेंगे, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हम आगे बात करेंगे। इसलिए इन देशों को पेट में दर्द होना या मरोड़ होना स्वाभाविक था।
और उस मरोड़ का ही परिणाम है कि ये आर्टिकल अब भारत में रह के, भारत में राजदूत हो और भारत में ही आप आर्टिकल लिखते हो। पुतिन की यात्रा से जस्ट 2 दिन पहले का आर्टिकल लिखते हो। क्या ये भारत सरकार को आप गलत दृष्टि से नहीं देख रहे हैं? क्या आप भारत के मित्र देश को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं? इस पर बवाल छिड़ा हुआ है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात नहीं कही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि वो कुछ भी कहेंगे तो मोदी जी रिएक्ट करेंगे नहीं, लेकिन उनकी वो एक्टिविटीज से वो रिएक्शन दिखता है। मैं समझता हूं कि पुतिन की यात्रा भारत के लिए शुभ होगी। भारत के प्रधानमंत्री की जो भविष्य का वो भारत देख रहे हैं, उसमें 4 कदम आगे बढ़ेंगे और भारत आत्मनिर्भरता की तरफ उनकी सहयोग से आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व को ये भी मैसेज देगा कि आप भी आइए, आप भी बनाइए, आप भी बेचिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमको भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।